हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर कर रहे हैं अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। इस तरीके से आमने सामने पढ़ाते हुए मेरा पहला वीडियो है। तो आप लोगों का काम ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं ऐसे ही वीडियो और कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का मतलब ही होता क्या है। तो ग्रोथ का तो मतलब आपको मालूम है, बढ़ना, ऊपर उठना। लेकिन नेशनलिज्म का मतलब क्या है? नेशनलिज्म हुआ आपका एक फीलिंग, एक वो फीलिंग जो फीलिंग ऑफ वननेस होती है, जो फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है, और जो फीलिंग ऑफ प्राइड होती है। और ये तभी आती है बेटा सब लोगों के अंदर, जब हम लोग अपना एक कोई कॉमन लैंग्वेज शेयर करें, या हो सकता है कॉमन कल्चर शेयर करें आपस में, या कॉमन हिस्ट्री शेयर करें, या फिर हम लोग एक कॉमन टेरिटरी शेयर करते रहें। इसका मतलब कि एक कॉमन बाउंड्री। जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जैसे हम लोग के अंदर प्राइड आता है, एक वननेस आता है। जैसे मैं अभी आपसे मिलूं, तो हम और आप इसलिए जो है एक-दूसरे के साथ एक वननेस शेयर कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, वही लैंग्वेज आप बोल रहे हो। तो इससे आपको मेरे साथ एक अपना अपनत्व दिखेगा कि अरे यार, सर भी अपनी भाषा बोलते हैं। अभी जैसे मेरी जो हिस्टोरिकल लीडर्स हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, तो आपके भी हो सकते हैं यही लीडर हों। तो इससे भी अपना एक जो है दिखेगा कि अरे! सर के भी वही लीडर हैं। जो मेरा कल्चर है, जो फेस्टिवल्स मैं सेलिब्रेट करता हूँ, वही फेस्टिवल आप भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि हम लोग के अंदर एक वननेस आता है, एक प्राइड आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो चीज़ें हम लोग एक कॉमन तरीके से शेयर करते हैं। इसी को बोलते हैं नेशनैलिटी, और इसी को बोलते हैं नेशनलिज़्म। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। और एकदम सिंपल अगर वर्ड में मैं बोलूँ, तो इसी को बोलते हैं फीलिंग ऑफ वननेस। जब हम लोग एक जैसी चीज़ आपस में शेयर करते हैं, तभी हम लोगों के अंदर आता है एक नेशनलिज़्म की भावना। तो यहाँ हम लोग उसको पढ़ क्यों रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आज आपको इंडिया दिखाई देता है, ऐसा इंडिया आज के 200 150 साल पहले नहीं था। जो आज इंडिया कॉन्सेप्ट भी उस समय लगभग-लगभग नहीं था। जो सिर्फ़ चीज़ें थी वो ये थे कि किंगडम्स हुआ करते थे, छोटे-छोटे या बड़े-बड़े, उसमें कोई किंग हुआ करता था। और जो प्रजा होती थी, जो सब्जेक्ट्स होते थे उस किंगडम के, उनकी पूरी लॉयल्टी, उनकी पूरा का पूरा नेशनलिज़्म अपने राजा के प्रति होता था। उनके लिए दूसरे किंगडम वाला आदमी उनका जो है एनिमी है। तो ऐसे में जो है वहाँ से, जहाँ पर पूरा का पूरा इंडिया छोटे-छोटे हिस्सों में बँटा हुआ है, वहाँ से पूरे देश को खींच कर लेके आना वहाँ तक, जहाँ पर हम सभी लोग एक हो पाएँ, और जहाँ पर हम सभी लोग अपना कॉमन बाउंड्री शेयर कर पाएँ, कॉमन एक थिंकिंग शेयर कर पाएँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे लीडर्स के लिए, जो हमारे हिस्टोरिकल लीडर्स हैं। क्योंकि अभी मैं जाऊँ कि किसी, मान लीजिए, जो कोई, मान लीजिए इलाहाबाद है। इलाहाबाद किंगडम का जो आदमी रहा होगा, अगर मैं उससे ये बोलने जाऊँ कि चलो हमको ब्रिटिशर से लड़ना है, वो बोलेगा मैं क्यों लड़ने जाऊँ? कि अभी मैं लड़ूँगा तो सिर्फ़ मैं अपने इलाहाबाद के लिए लड़ूँगा। मुझे क्या पता? मैं क्यों जाऊँ? केरल में कोई आदमी परेशान है, मैं क्यों जाऊँ? महाराष्ट्र में कोई आदमी परेशान है, मैं क्यों जाऊँ? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि पूरा का पूरा देश सबसे पहले एक हो सके। और जब एक हो पाएगा तभी तो मुझको समझ में आएगा। तभी तो ऐज़ अ उत्तर प्रदेश का होता हुआ मुझे समझ में आएगा कि अच्छा, कोलकाता में प्रॉब्लम है, मतलब हमारे देश में प्रॉब्लम है। कोलकाता वाले को समझ में आएगा, अच्छा, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है, मतलब मेरे देश में प्रॉब्लम है, और मुझे इस पे बोलना चाहिए। तभी तो हम लोग एकजुट हो पाएँगे। तो वहीं से जो है नेशनलिज़्म का कॉन्सेप्ट चालू होता है कि पहले देश को एक करना है। अब देश एक हुआ क्यों? इसके पीछे ब्रिटिशर्स कई हद तक वही कारण थे कि देश एक हो पाया। जैसे कि, तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज़्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया में नेशनलिज़्म कैसे बढ़ा? उसके पीछे-पीछे फैक्टर्स क्या थे? तो पहला है बेटा अपना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ जो है भेदभाव किया। और मोस्टली कौन-सा भेदभाव किया? हमारे साथ उन्होंने भेदभाव किया रंग भेद, या फिर बोल सकते हो नस्ल भेद। जैसे कि ब्रिटिश नॉट मिक्स्ड विद द इंडियंस। ब्रिटिशर्स जो थे वो अक्सर हमारे इंडियंस लोगों के साथ तो घुले-मिले नहीं। इवन उनका हर एक चीज़, उनका लिविंग एरिया, उनके घर, उनके क्लब, उनके थिएटर्स, वो सभी के सभी बेटा जो है, जगह पे इंडियन नहीं अलाउड थे। इवन इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी जगह थे, जहाँ पर ये प्रॉपर्ली ऐसे लिखा हुआ था क्लियरली कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सोच लो, वो लोग कभी हमारे साथ मिले ही नहीं। अब इससे बताओ, अगर कोई आदमी तुम्हारे देश में रह रहा है, तुम पे राज कर रहा हो, तुम्हारे साथ वो घुल-मिल नहीं रहा है, तो तुमको बुरा लगेगा ना। और ये बुरा क्या सिर्फ़ यूपी वाले को ही लग रहा था? ये बुरा क्या सिर्फ़ एमपी वाले को ही लग रहा था, सिर्फ़ बिहार वाले को लग रहा था? नहीं। ये जो बुरा लगने वाली चीज़ें थी बेटा, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी को लग रही थी। यानी कि यहाँ से भी कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है कॉमन प्रॉब्लम चालू हो गई। सेकंड है बेटा
हायर पोस्ट इन सिविल सर्विसेज एंड आर्मी वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। जितनी बड़ी-बड़ी पोस्ट थी, आर्मी में हो गया, सिविल सर्विसेज में हो गया, जितनी बड़ी-बड़ी ए ग्रेड की जो नौकरियाँ थी, अफ़सर वाली जो नौकरियाँ थी, वो रिज़र्व कर दी गई थी किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रिटिशर्स के लिए कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रिटिश ही काम करेंगे। छोटी-मोटी जितनी नौकरियाँ थी, क्लर्क की हो गया या ग्रुप बी या ग्रुप सी तक की नौकरियाँ, वो सिर्फ़ किसके लिए थी? वो नौकरियाँ सिर्फ़ इंडियंस के लिए थी। इससे भी इंग्लिश में नाराज़गी आई कि यार हम लोग इतना पढ़ते लिखते हैं और अपने ही देश में हम लोग जो है छोटी-मोटी नौकरियों पे गुज़ारा करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्मी में जो था, वो इंडियंस के लिए मैक्स टू मैक्स प्रमोशन कहाँ तक जाता था? सूबेदार तक के लिए। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट आया। ईयर याद रखना बेटा 1878। 1878 से ही आपका एक और इम्पोर्टेंट ईयर निकल के आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब? 1878। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियंस होते थे बेटा, इसमें उनको लाइसेंस कैरी करना पड़ता था, उसमें उनको लाइसेंस रखना पड़ता था, अगर उनको बंदूक लेके चलना है, आर्म्स हथियार लेके चलना है या फिर अपने घर में रखना है। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ चालू हो जाती है कि व्हाइल यूरोपियंस कुड डू सो विदाउट अ लाइसेंस। यूरोपियंस यही सेम काम कर सकते थे बिना किसी लाइसेंस को रखे हुए। तो यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेशन चालू हुआ। ना हमको हायर पोस्ट दे रहे हो, ना हमको के साथ घुलने-मिलने दे रहे हो, ना हमको जो है बंदूक, हथियार रखने दे दो बिना लाइसेंस के। ये भी तो समस्या थी। और लास्ट पॉइंट है ऐसे डिस्क्रिमिनेशन में, द विथड्रॉल ऑफ इल्बर्ट बिल। ये आपको मिलेगा इस टॉपिक से, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी क्यों थी ये? अब देखिए समझिए, जो इल्बर्ट बिल आया था, ये आया था अच्छे के लिए। इल्बर्ट बिल कौन-सा वाइसरॉय इंट्रोड्यूस किया गया था? आप उसको कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है? इल्बर्ट बिल पहले समझते हैं था क्या? इल्बर्ट बिल की वजह से ये हो रहा था कि जो इंडियन जज थे, उनको सेम पोजीशन मिल रही थी एज़ ऑफ ब्रिटिश जज। कैसे? जो ब्रिटिश जज थे, वो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश क्रिमिनल थे, उनको सज़ा सुना सकते थे और जो इंडियन जज थे, वो ब्रिटिश क्रिमिनल्स को सज़ा नहीं सुना सकते थे। मतलब सोचो, तुम जज ही क्यों ना हो, लेकिन ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा अपने आप को सुप्रीम समझते थे कि आप उनको सज़ा भी नहीं सुना सकते हो। लेकिन इल्बर्ट बिल आया और उसमें ये कह दिया गया कि नहीं, अब जो इंडियन जज हैं, अब वो जो है सज़ा सुना सकते हैं किसको? ब्रिटिश क्रिमिनल को भी। अब ऐसे में ब्रिटिशर्स जो है, जिसमें कि यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो हड़कंप मचा दिया कि नहीं ऐसे कैसे, कैसे-कैसे कोई भी इंडियन हमको सज़ा सुना देगा। और इसी सब वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया, समझ रहे हैं? उन्होंने वापस ले लिया कि नहीं, इंडियन जज किसी भी ब्रिटिशर्स को जो है सज़ा नहीं सुना सकता है क्योंकि हमारे लोग अब नाराज़ हो रहे हैं इसकी वजह से। और फिर वहीं से कंट्रोवर्सी चालू हुई कि इंडियंस को ये तक लगने लगा कि यार, क्या हम लोग ब्रिटिशर्स के जो क्रिमिनल हैं, उनके कम से कम उनको तो सज़ा सुना सकते हैं, क्या हम उनके भी बराबर, क्या छोड़ो, क्या हम उनसे ऊपर तक नहीं, मतलब कि बिल्कुल का बिल्कुल ऐसा दिखा दिया पूरे के पूरे इंडियंस को कि नहीं, आप हमारे क्रिमिनल से भी गए गुज़रे हो। और वहीं से कंट्रोवर्सी चालू हो गई। आपको इतना कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इतना समझना है कि एक कारण था जिससे जो है इंडियन जजेस को इक्वल राइट्स मिल रहे थे एज़ अ ब्रिटिश जजेस, बट कंट्रोवर्सी हो गई और फिर उनके जो राइट्स थे वो छीन लिए गए। नेक्स्ट है, अब अपना अगला फैक्टर जो चालू होता है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यानी अब इसमें जो भी हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे वो हमारे इकोनॉमिक यानी कि मनी से रिलेटेड होगा। यानी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमको तबाह किया, हमको एक्सप्लॉइट किया इकोनॉमी के मामले में। समझते हैं? चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इतना आप ही लिस्ट कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया वाज़ मेड अ इकोनॉमिक कॉलोनी बाय द ब्रिटिशर्स। जो इंडिया था इकोनॉमिक कॉलोनी बन गया, मतलब कि अब इंडिया एक ऐसा कॉलोनी था जहाँ से ब्रिटिशर्स को सिर्फ़ एक चीज़ से मतलब था, वो था पैसा। ब्रिटिशर्स सिर्फ़ हर तरीके से जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट करने लगे। यहाँ की जंगल की लकड़ियाँ लेते थे, यहाँ से जो है सोना लेते थे, यहाँ से लोहा लेते थे। यहीं से ये लोग जो है अपने इंडस्ट्रीज़ से लॉ रॉ मटेरियल देते थे, टैक्स लेते थे और हम ही से जो है ये लोग जो है लेबर भी लिया करते थे। नेक्स्ट है, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स, इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस लॉस्ट देयर लिवलीहुड। अब देखो, ब्रिटिशर्स हमारे ही देश से चीज़ें ले गए और वहाँ पर अपने कारखानों में बनाया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कॉटन ले गए, कम कीमत पे। और कॉटन से अपने देश में जो कि क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, तो वहाँ पर उस इंडस्ट्री से उन्होंने क्या बनाया जो है, उन्होंने बनाया क्लॉथ्स। क्या बनाया? क्लॉथ्स, कपड़े बनाए। अब मशीन
से अगर कोई चीज़ बनती है तो सस्ती होती है हैंडमेड के मुकाबले। तो वहाँ से कपड़ा लेके आए इंडिया में, और इंडिया में तो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन थे, यही लोग काम किया करते थे। और क्योंकि ये लोग हाथ से काम करते थे, तो इनकी जो चीज़ें हुआ करती थी, थोड़ा महँगी हुआ करती थी। इसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। वो सस्ते सामान लेके आए अपने इंडिया में, सस्ते गुड्स लेके आए अपने इंडिया में, और इंडियंस जो हैं, इन्हीं के सामान को खरीदने लगे। ठीक है? फिर फिर उसके बाद जो है, इससे हुआ क्या? इससे प्रॉब्लम यही हुई कि जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, जो इंडियन आर्टिसंस थे, उनका पूरा का पूरा जो काम था, खत्म। वो कहाँ से अपना चीज़ बेच पाएँगे? क्योंकि इंडियंस तो सस्ते सामान के पीछे भाग रहे हैं ना, और इंडियंस करेंगे क्या? उनके पास ही पैसा नहीं है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है सस्ता सामान ही खरीदेंगे। तो वहीं से बेटा अपने जो क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिसंस थे, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही यही थी कि ये लोग ये सब काम किया करते थे। अब कोई खरीद ही नहीं था सामान, इनका पूरा काम खत्म। अगला है द हेवी टैक्सेस दैट द इंडियंस पेड। अब हम लोग से ब्रिटिशर्स टैक्स भी वसूला करते थे, कर। वो सब का सब जो है, चलो आप टैक्स ले रहे हो, चलो ठीक है, यहाँ तक भी हम लोग मान लेते हैं आप हेवी टैक्स ले रहे हो, लेकिन कम से कम हमारे वेलफेयर के लिए आप स्पेंड तो करो। ये लोग स्पेंड किस पे करते थे? ये लोग स्पेंड करते थे अपनी आर्मी पे, या फिर अपने खुद के काम के लिए। इंडियंस के वेलफेयर के लिए कोई भी पैसा लोग खर्चा नहीं करते थे। यहाँ भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, फार्मर्स जो थे उस समय को फोर्स किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वो लोग कैश क्रॉप उगाएँ। कौन सी क्रॉप? कैश क्रॉप। देखो 2 प्रकार की क्रॉप होती है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। कैश क्रॉप होता है और एक होता है अपना फूड क्रॉप। अब फूड क्रॉप में क्या होता है, देखिए अगर हम लोग की जो बेसिक ज़रूरतें जैसे खत्म करती जाएँ, तो बेसिक ज़रूरतें मतलब जैसे अभी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, लाइट चाहिए, फ़ोन चाहिए, इन सबको थोड़ा साइड किया जाए, तो अपना जो बेसिक ज़रूरतें हैं, अगर किसान की देखा जाए, अपने खुद की भी देखा जाए, तो हम लोग का है खाना। किसान चलो ठीक है, गरीब है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनको फूड मिल जा रहा है अपने खुद के खेतों से, तो भी उनका जीवन तो आराम से निर्वाह हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप फूड क्रॉप उगाओगे ही नहीं, आप क्या उगाओगे? कैश क्रॉप। जैसे कि आप उगाओगे जूट, आप उगाओगे कॉटन, आप उगाओगे जो है नील, और ये सब चीज़ उगा के आप मुझी को बेचोगे भी एकदम सस्ते रेट पे। तो सोचो कैसे इन्होंने हमारे जो किसान थे उनकी कमर तोड़ दी, सिर्फ़ इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये था बेटा अपना इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। और समझते हैं अभी। थर्ड पॉइंट है अपना इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन का हमारे नेशनलिज्म पे, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पे या हम पे कैसा प्रभाव पड़ा है। अच्छा, वेस्टर्न एजुकेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। हम लोग बात करते हैं ना अक्सर वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेस। तो देखो यहाँ पे है इंडिया और यहाँ पे है यूरोप। अगर आप मैथ अकॉर्डिंग देखोगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। तो इंडिया के मुकाबले, जो कि ईस्ट में है, इंडिया के मुकाबले ईस्ट किधर हुआ? वेस्ट में हुआ ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूरोपियन कल्चर्स को वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसमें वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी जो एजुकेशन यूरोप से आई, वेस्ट से आई, वही है हमारे लिए वेस्टर्न एजुकेशन। तो जो ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए वेस्टर्न एजुकेशन, और ऐसा नहीं कि उनको बड़ा लगाव था कि इंडियन लोग पढ़ लिख जाए, उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। उनको चाहिए थे जो है क्लर्क, उनको चाहिए डी ग्रेड के कर्मचारी। अगर वो वही कर्मचारी अपने देश से मंगाते तो उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ता। तो ऐसे हम लोग सोचे चलो यार इंडियंस को जो लोग पढ़ा लिखा देते हैं, अपने यहाँ की भाषा वगैरह इंग्लिश वगैरह, और इससे क्या होगा कि यही जो क्लर्क इंडियंस बन जाएंगे, हम सैलरी रख लेंगे और हमारा हेल्प हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में।
The educated Indians were the first to feel the humiliation of foreign rulers. लेकिन हुआ क्या बेटा, देखो एजुकेशन आपको यही बनाता है, अगर आप सही से एजुकेशन ले रहे हो तो हो सकता है कि आप जो जॉब चाह रहे हो या हो सकता है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हो सकता है वहाँ तक तो अपना पहुँच पाओ, मेहनत करोगे जाहिर सी बात पहुँच जाओगे। लेकिन कम से कम आपको इस काबिल तो एजुकेशन बना ही देता है कि आप सही और गलत में जो है एक फ़र्क कर पाओ। तो वैसे यहाँ भी पढ़े लिखे इंडियन जो थे वो इतना तो समझ गए कि ये जो फॉरेन रूलर्स हैं इनकी वजह से हमको काफ़ी ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है, काफ़ी हमको जो है प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। उनको खुद फील हो ह्यूमिलिएशन, जाहिर सी बात है वो ऑफिस में जाते रहे होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि जो है यूरोप में लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हैं और हम लोग छोटे छोटे पद पे हैं। अपने ही देश में ऐसे बताओ बैठे हैं छोटे पदों पे, छोटे स्थान पे। वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द स्टडी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, लेकिन इंडियन से देखो अब इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स जो हमारे लिए किए उनके लिए उल्टा पड़ गया। हमारे जो पढ़े लिखे भारतीय लोग तो उस समय के उन्होंने पढ़ा, फिर यूरोपियन हिस्ट्री उन्होंने पढ़ डाली, यूरोप के इतिहास पढ़ डाला, पॉलिटिकल थॉट्स कई सारे लोग पढ़ डाले और उसके साथ साथ इकोनॉमिक आइडियाज़ उन्होंने पढ़ा। और इससे जो हमारे पढ़े लिखे इंडियंस थे वो लोग काफ़ी ब्रॉड नॉलेज हो गया पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, वो भी यूरोप जैसे देशों के बारे में उनको नॉलेज हो गया। तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की जो है रेशनल थिंकिंग डेवलप हुई। रेशनल मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग कि यार कैसे बाहर के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ऐसी थिंकिंग। उनका आउटलुक जो है सेकुलर हो गया। अब वो लोग जो ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे कि धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाएंगे, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, आराम से राज करेंगे, तो वो भी फेल हो गए क्योंकि अभी पढ़े लिखे लोग सेकुलर हो गए। उसके अलावा डेमोक्रेटिक आउटलुक हो गया कि यार ऐसे कैसे कोई भी ऊपर रूल करेगा, एक डेमोक्रेसी होती है, हम खुद वोट देंगे, हम चुनेंगे अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो ठीक है हमको गवर्न करे। ऐसे लोग बिना कुछ करे कैसे खुद गवर्न कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किसके दिमाग में आने लगी? ये सब उस समय के जो है पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आने लगी। इंग्लिश लैंग्वेज इन सभी चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि देखो इंग्लिश क्या था, इंग्लिश में सारी पढ़ाई होती थी, ये सारी बुक्स इन्होंने बाहर की पढ़ी सब किस में थी, इंग्लिश में ही थी, इसलिए इन लोगों को जो है नॉलेज लेने का मौका मिला। उसके अलावा अब इंग्लिश लैंग्वेज की ही वजह से बेटा जो है जो इंडियंस थे वो अपने अलग अलग देश के हिस्सों में फैले हुए लोगों से बात कर पाए, मिलजुल पाए। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में ही केरल लोग उस समय मान लो मलयालम बोल रहे हैं, अपनी कोई और जो वहाँ की भाषा हो सकती है वो बोल रहे हैं लोकल एकदम। तो ऐसे में जो है अब एक उत्तर प्रदेश का आदमी से कैसे कम्युनिकेट करेगा? हम हिंदी बोल रहे हैं, अवधी बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, वहाँ वो मलयालम बोल रहे हैं, हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम कैसे बात कर पाएंगे, हम लोग कैसे अपनी आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाएंगे? तो ऐसे में जो है इंग्लिश ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि वही इंग्लिश केरल में भी पढ़ाई जा रही थी, वही इंग्लिश अपने यूपी में भी पढ़ाई जा रही थी। तो ऐसे में अब यूपी और केरल के जो पढ़े लिखे लोग थे अब अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकते थे किस कॉमन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी वजह से बेटा जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म जो है फैला, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, कॉमन लैंग्वेज बात करने की। अभी हम लोगों ने डिवीजन में देखा था ना कॉमन लैंग्वेज, अब है हमारे पास कॉमन लैंग्वेज। तो ये था। अभी इसके आगे की चीज़ें थोड़ा बहुत बची हैं, अब हम लोग उसको कभी और कवर करेंगे। अगर ऐसा आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो हमें बताइएगा, ठीक है? बाकी कहीं डाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके।